नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस मामले में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने अपना चुनावी चक्रव्यूह रचना भी शुरू कर दिया है और इसमें लखनऊ के साथ दिल्ली से भी पूरा जोर लग रहा है। यानी कि मोदी सरकार के काम गिनाकर वोट मांगे जाएंगे और इसके लिए मोदी के मंत्री उत्तर प्रदेश में डेरा भी डालेंगे। अगले महीने से केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उनके विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा होने पर शुभारंभ और नई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए उत्तर प्रदेश में आना होगा। और इस रणनीति के तहत न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्री बल्कि और भी बहुत सारे मंत्रियों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर फोकस करने के लिए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का सिलसिलेवार तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जिस मंत्री का जो विभाग होगा उससे संबंधित पूरी हुई योजनाएं या आगामी योजनाओं का शिलान्यास भी अगले महीने से कराए जाने की रणनीति बन चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर बाकी न रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश की पूरी कमान अब केंद्र के हाथों में आ चुकी है। इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों की पूरी लिस्ट तैयार की है बल्कि आला कमान से भी चर्चा करने के बाद उसे भी फाइनल कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्रियों के आने का जो सिलसिला शुरू होगा वो विधानसभा के चुनावी उफान तक बना रहेगा। तो पार्टी का ये कहना है कि ये सब योजनाएं हैं जिन्हें पहले से शुरू किया जा चुका है और अब वक्त रहते उन्हें पूरा करने के साथ जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सी नई योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाना है। कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कार्यों की पूरी सूची तैयार कर उसे जमीन पर उतार दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौरे भी अब उत्तर प्रदेश में लगातार होंगे। बीजेपी के कवायद कितनी कामयाब होगी और विपक्ष से किस नजरिए से देखता है, इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि क्या लखनऊ को अब दिल्ली साधेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां सबसे ज्यादा कर ली हैं और बीजेपी अभी सबसे आगे तैयारियों में दिख रही है। मोदी और अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी रोड मैप तैयार हो चुका है। तो अब प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की पूरी तरह से ड्यूटी लगाई जाएगी, सबको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और संगठन और पार्टी पूरी तरह से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जो अब विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पूरी की पूरी मेहनत फूकेंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की यह मेहनत क्या रंग लाती है और विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज आपको परिचय कराऊंगा मैं। वरुण शंकर शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद यादव जी समाजवादी पार्टी से और गौरव मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्ला जी, आप बीजेपी की जो तैयारियां हो रही हैं, पूरे केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में आएंगे, क्या योजनाएं हैं, क्या शिलान्यास हैं, सब कार्यक्रम, यानी कि बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बीजेपी की इस तैयारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब बीजेपी को इधर हमारे उत्तर प्रदेश में हो गए 4.5 साल और अब समय आ गया है रिपोर्ट कार्ड देखने का। अब ये शिलान्यास करने का या नई नीति निकालने का या नई नौकरी निकालने का समय नहीं रहा है। अब जनता सवाल पूछेगी। अब चाहे इधर बीएल संतोष आए, चाहे जेपी नड्डा आए, चाहे कोई भी आए, चाहे ये घंटा बजाएं, चाहे ये नाच करवाएं, जनता त्रस्त है और जनता को पता है कि किस तरीके से ये जनहित के मुंचों पर विफल हो चुकी है। कोरोना काल में क्या हुआ था, जो अभी जो महंगाई है, सत्येंद्र देव कल बोल रहे थे टीवी पे कि उत्तर प्रदेश में तो महंगाई ही नहीं है, तो सब लोग हंसने लगे थे, एंकर भी हंस रहे थे। तो आप सोचिए ये लोग इतना नशे में है सत्ता में कि इन लोगों को ना महंगाई दिख रही है, ना दिख रही है गंगा में किस तरीके से लाशें बह रही थी, कोरोना काल में किस तरीके से लोग भाग रहे थे, ना उनको बेड मिल रहा था, ना दवाई मिल रही थी। कोरोना से पहले भी आप नोटबंदी से देख लीजिए, सारा का सारा उत्तर प्रदेश डूब गया था मंदी में।
इधर ना किसी को ये नौकरी दे पा रहे हैं, ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पा रहा है, पूरा देश डूब रहा है। नेगेटिव जीडीपी हुई है इतिहास में पहली बार, हमारी पर कैपिटा जीडीपी गिर गई है, 23 करोड़ लोग इधर पॉवर्टी में जा चुके हैं, 9 में से 4 लाख मैल न्यूट्रिशन, अक्यूट मैल न्यूट्रिशन केसेस केवल उत्तर प्रदेश में है। सारे नीति आयोग के इंडेक्सेस में हम सबसे नीचे हैं। तो उत्तर प्रदेश कहां पे है, कहां पे है अच्छे दिन? केवल कुछ उद्योगपतियों का विकास हुआ है। इसीलिए समाजवादी ने कल परसों साइकिल रैली निकाली थी, इन एक्सपोज करने के लिए किस तरीके से बीजेपी असफल हुई है। और अब जनता ने जिस तरीके से पंचायती चुनाव में हमें जिताया था, हमारे सदस्य सबसे ज्यादा बने थे, उसी तरीके से फाइनल जो चुनाव होने वाला है 2022 का, उसमें आप देखिए किस तरीके से समाजवादी फिर से आएगी। चलिए, हमारे साथ अरविंद यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की तैयारियों को? बीजेपी का पूरी जो कोशिश है, पूरा पुरजोर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगाने का है, और केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं सभी को उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा, सभी को जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, रणनीति बना ली गई है। नहीं, देखिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी तैयारी करे, लेकिन जनता की एक अपनी अलग तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ये 2022 के बाद लूट की तैयारी कर रही है, भ्रष्टाचार के लिए तैयारी कर रही है, उद्योगपतियों के विकास के लिए तैयारी कर रही है, अडानी अंबानी के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी को हटाने की तैयारी कर रही है। जमीनी स्तर पे देखिए क्या हो रहा है दिनेश जी, ये लोग लखनऊ में बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि किसान भी अपना बैठक कर रहा है, नौजवान भी गांव में अपना बैठक कर रहा है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता रणनीति बना रही है। और कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में जो इनका लूटपाट 5 सालों में इन्होंने किया है, जो 5 सालों में 5 ही सड़कें नहीं बना पाए हैं, जिस तरीके से दिनेश जी 5 सालों में ये 5 हॉस्पिटल नहीं बना पाए हैं, 5 सालों में 5 विश्वविद्यालय नहीं बना पाए हैं, इन सब की जनता हिसाब मांगने वाली है। और सच्चाई तो ये है दिनेश जी, ये लखनऊ में तो बैठक कर सकते हैं, गांव में नहीं बैठक कर सकते। इनको किसान अभी तो फिलहाल उनकी बैठकें दिल्ली में हो रही है, नौजवान अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा है। और अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का माननीय विधायक, माननीय सांसदगढ़ जा रहे हैं गांव में, तो उनका असर क्या हो रहा है, ये सबको देखना चाहिए। और सबको पता भी है कि इन लोग के साथ गांव की जनता किस तरीके से व्यवहार कर रही है। एक सच्चाई है कि राजधानी के एसीओ में सिमट गए हैं। जब एयरपोर्ट पे जेपी नड्डा जी उतरते हैं तो राजधानी के लोगों को कितनी मुसीबतें होती है। आगे पुलिस स्कूटर बजाते हुए चलती है और कहती है कि साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब निकलते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत कहा जाता है, प्रोटोकॉल है, चौराहों को 1-1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। एम्बुलेंस में किसको नहीं पता है कि कानपुर में एम्बुलेंस किस तरीके से जाम में फंसी और प्रोटोकॉल के तहत उसकी जान चली गई। बाद में जाकर के लोगों ने माफी मांगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई भी तंत्र इनका काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता कहीं न कहीं पूरे तरीके से नाराज बैठी है। और इनकी लूट तंत्र जो व्यवस्था है, जिस तरीके से लोकतंत्र को इन्होंने लूटा है, सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आवाम को लूटा है, पूरे नौजवान किसानों को ठगने का काम किया है, इस पे जनता जवाब देगी। घबराइए नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। देखिए, सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ योगी जी करते हैं, योगी जी की तारीफ प्रधानमंत्री जी करते हैं, जनता थोड़ा तारीफ कर रही है। ये आपकी जो लूट हो रहा है दिल्ली से लेके और यहाँ तक, ये सत्य है कि सरकार गांव से नहीं चल रही है, सरकार गांव के मजदूरों से नहीं चल रही है, सरकार उद्योगपतियों से चल रही है, सरकार की कमांड दिल्ली से है, सरकार की माउस जो होता है वो दिल्ली से है, और पूरे के पूरे तरीके से सीपीयू जो है वो गुजरात से है। ये सबको पता है। कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की आवाम ने इस बार ठान लिया है
कि न तो उत्तर प्रदेश में गुजरातियों का चलेगा और न ही दिल्ली का चलेगा। दिल्ली को चलना होगा तो उत्तर प्रदेश से चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश अब दिल्ली से चलने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना रखा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो यहाँ से चलेगा, लखनऊ से चलेगा, ये दिल्ली से अब चलने वाला नहीं है। ये लखनऊ के लोग, दिल्ली के लोग और गुजरात के लोग ये काफी अच्छे से समझ ले कि आज जो चुनाव होने जा रहा है 22 में, वो उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के लिए चुनने जा रही है। चलिए, हमारे साथ जावेद अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी तैयारी को, इस बीजेपी की पूरी कवायद को? एक तरफ बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो योगी की तारीफ करते हैं, योगी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। क्या सिर्फ तारीफें हो रही हैं या जिस तरह से तैयारी बीजेपी की जो हुई है वो वाकई रंग लाएगी? नहीं, देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी आपे आप देवाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि आज जो सक्रियता भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए दिखा रही है, क्या जिस समय पूरा देश और उत्तर प्रदेश त्रासदीपूर्ण दौर से गुजर रहा था, हर तरफ हाहाकार था, उस जावेद जी, एक मिनट में आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। मैं एक मिनट आप यहां पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। भारत को पहला गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड जीता है। आपको बता दें कि सबसे लंबा भाला फेंक कर ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। 87.44 मीटर का ये भाला फेंका है और कई लोग इनके साथ मुकाबले में थे, लेकिन इतना लंबा कोई भी नहीं फेंक पाया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार में ही सीधे फाइनल पहुंचे थे और फाइनल के बाद आज भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है। आज भारत में पहला गोल्ड, भारत को ओलंपिक में आज पहला गोल्ड मिला है, जिसके लिए अब पूरा देश नीरज चोपड़ा पर गर्व करता है। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और लगातार कई दिनों से, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से ये इंतजार और किया जा रहा था कि कौन देश के लिए गोल्ड लेकर आएगा, और आज नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है और अब भारत भी गोल्ड जीतने वालों की श्रेणी में आ चुका है। हालांकि ये पहला ही गोल्ड है और इसी के साथ भारत के कुल 5 मेडल हो चुके हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा, जिस तरह से उनका जो परफॉर्मेंस शुरुआती दौर से ही रहा, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नीरज वाकई देश के लिए गोल्ड लाएंगे, और आज उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। और आपको एक और बात बता दें कि नीरज चोपड़ा सेना से जुड़े हुए हैं और जेवलिन थ्रो में आज भारत के लिए उन्होंने इतिहास रच दिया। आज भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज पहला गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जीता है। तो चलिए, अब हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। जावेद जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ी अच्छी खबर है कि भारत ने आज पहला गोल्ड मेडल जीता है हमारे देश के लिए। बड़ी, आपको भी धन्यवाद। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कोरोना काल में लाशों के ढेर पर, लाशों की मीनार पर खड़े होकर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या उनको इस चीज की सच्चाई, जमीनी सच्चाई का भी ज्ञान है कि इसी लखनऊ के अंदर एक एक चिता पर 300 जल गए लोग, अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जो है अंतिम संस्कार तक को तरस गए, और ये कहा जाए कि बहुत अच्छा हो गया। अगर अच्छा हो गया
तो उस समय कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कहां पर था? उस समय तो टीम 11 काम कर रही थी, फिर वो घट कर टीम 9 में बदल गई। मंत्री हाहाकार कर रहे थे, सत्तारूढ़ दल के विधायक हाहाकार कर रहे थे कि उनको और उनके परिवारजनों को, उनकी पत्नियों को कोरोना संक्रमित होने के बाद जो है इसी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में, लखनऊ के मेडिकल यूनिवर्सिटी में कहाँ जगह मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। ये इसके लिए कुछ बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 उदाहरण पर्याप्त हैं। चाहे वो मिर्जापुर के विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा जी हो, चाहे सीतापुर के विधायक राकेश राठौर हो, चाहे लखनऊ से विधायक और कैबिनेट मंत्री तो या भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हो चुके संतोष गंगवार जी हो, हरदोई के श्याम प्रकाश जी हो, इनके ही नाम पर्याप्त है। भाजपा तो कह देती है कि अरे विपक्षी तो ये विधवा विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, ये आंसू बहाते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन ये तो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं। क्यों कहना पड़ा रत्नाकर मिश्रा जी को? क्यों फिरोजाबाद के विधायक राम गोपाल लोधी जो आगरा के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी पत्नी 8 घंटे तक अस्पताल के बाहर सड़क पर किस तरीके से दुर्दशा का शिकार होकर पड़ी रही, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं था। किस तरीके से आगरा के पारस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई ऑक्सीजन की कमी के बाद, ये मॉक ड्रिल कैसे की गई, किसके इशारे पर की गई, और ये मॉक ड्रिल का जो है खुलासा खुद उस पारस हॉस्पिटल के संचालक, उसके मालिक ने किया, और उसके बाद सरकार ने उसको बचाने का काम क्यों किया? 3-3 जांच कमेटी बनाकर। और उत्तर प्रदेश की हालत के लिए तो एक उदाहरण बहुत है कि विपक्षियों पर जो सरकार की आलोचना करे वो शत्रु हो जाता है इसकी निगाह में, जो सरकार की नाकामियों को उजागर करे और देशद्रोही का तमगा भी हो मिलता जाता है। लगातार इसीलिए बीजेपी तो का भाजपा विरोध के करने विधायक राकेश राठौर को कहना पड़ा कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सब तरफ राम राज है, मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी सरकार मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देने का काम करेगी। ये उदाहरण पर्याप्त है। चलिए, भाजपा की जमीन खसक चुकी है, चलिए जवाब लेते हैं गौरव जी। गौरव आज जी, कालू कुत्ते और गुल्लू कुत्ते के नाम पर भाजपा बहस कराना चाहती है कि इनके हमारे घर में आने से हमारे कितने नेताओं का भाग का उदय हो गया है। गौरव जी, जी हाँ। क्या आपके विधायकों ने सही काम नहीं किया जो अब केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो भाजपा का रणनीतिक पक्ष है। जहां भी चुनाव आते हैं या संगठन में कोई समीक्षा होती है तो हमारे बूथ के स्तर से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इन्वॉल्व होते हैं, उसमें समाहित होते हैं और उसमें विचार विमर्श करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश में एकमेव अगर कोई लोकतांत्रिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और यह भी जावेद भाई हमारे प्रलाप कर रहे थे, जब देश में हाहाकार मचा था तो ये उसमें अवसर खोज रहे थे और ये जय जयकार में लगे थे। जितनी स्थिति विभत्स हो उतना ही इनके पौबारा होते चले जा रहे थे। एक तरफ भ्रम फैलाने में, देश की जनता में एक षड्यंत्र के तहत वैक्सीन के खिलाफ आंदोलन करने में, किसान आंदोलन को भड़काने में, कहीं भी एक कदम ये बताएं जिसमें इन्होंने सेवा कार्य किया हो, जनता को कोरोना जैसी महामारी से बच सके जो देश की जनता, उसके लिए इन्होंने काम किया हो, एक उदाहरण बताएं। और ये कोरोना महामारी किसी पार्टी की देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है, ये पूरे विश्व में थी और दुनिया के तमाम विकसित देशों में हाहाकार मचा हुआ था और उनकी तुलना में भारत का जो मृत्यु दर है सर्वाधिक कम है। और जिस तरीके से भारत उठ खड़ा हुआ, इस महामारी में भी स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, जहां पे पीपीई किट नहीं बनते थे, जहां पे कोई टेस्टिंग लैब नहीं था, जहां पे रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन नहीं बनती थी, जहां पे बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, उन सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। तो ये किसकी देन है? इसका श्रेय किसको जाता है? देश के में चल रही मोदी जी की सरकार को ही जाता है। ये क्यों ये भूल जाते हैं? और जनता इस बात को समझती है, ये समझे या ना समझे। और रही केंद्रीय मंत्रियों के उत्तर प्रदेश में आने की बात या बड़े नेताओं की आने की बात, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी में जहां भी जिस भी प्रदेश में आवश्यकता पड़ती है, देश का शीर्ष नेतृत्व तक उसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें मुझे लगता है किसी को परेशानी
हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूंकि इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, एक ही व्यक्ति से चलती है, एक ही परिवार से निर्देशित होती है, तो ये उनकी सीमा उसी कुएं तक बंधी हुई है, उससे बाहर ये निकल करके नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र जैसी पार्टी है जिसमें तमाम हीरे मोती जवाहरात सीपी हैं, और ये उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को देख नहीं सकते। इनकी पीड़ा इस बात की है कि ये लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, ये और हाशिए में और गर्त में चले जाएंगे, उसका भय इनको सता रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलिए जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, गौरव भाई जो कह रहे थे, अरे भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र है और कितना परिवारवाद है, तो इनको खुद ही गौरव भाई को मालूम है कि इसी परिवारवाद के चलते गौरव भाई आज जो है बाहर बैठे हुए हैं। ये किसने नहीं देखा, पूरा सिंधिया परिवार, विजय राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, अब तो हमारे यहाँ से चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पहले उनकी दादी कल्याण सिंह, उनके पुत्र और उसके बाद उनके पौत्र। ये परिवारवाद नहीं। और मैं चुनौती दे रहा हूँ कि लोकतंत्र किस दल में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में जब से गठन हुआ है आज तक 2 नामांकन अगर दाखिल हुए हो तो बता दीजिए, और मैं साबित करूंगा, बताऊंगा कि सोनिया जी के कार्यकाल में उनके विरुद्ध भी पर्चा दाखिल हुआ और सोनिया जी चुनाव जीती, विश्वास उनको कार्यकर्ताओं ने दिया। लेकिन सोनिया जी ने विजयी होने के बाद पराजित उम्मीदवार को राष्ट्रीय कार्य समिति का, जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था है, उसका सदस्य बनाने का काम किया, बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। बता दें, आडवाणी जी के खिलाफ कभी मुरली मनोहर जोशी ने पर्चा भरा, अमित शाह के खिलाफ किसने पर्चा भरा? आरएसएस नामित करता है, आरएसएस नामित करता है आपको। आप किस परिवारवाद की दुहाई दे रहे हैं? आपने तो परिवारवाद को थोपने का काम किया। एजाज भी मर जाए तो उनकी बेटी मंत्री हो जाएगी, आप किसकी बात कर रहे हैं? गौरव भाई, कहना बहुत आसान होता है। 56 इंच का अगर सीना था तो कोरोना काल में कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक? कहाँ थे ये केंद्रीय मंत्री? कहाँ थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री? ये किस बिल में घुसे हुए थे? कहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रो रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिकायत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पांडे जी को राजाजीपुरम में कांग्रेस ने ऑक्सीजन दी है। वो दुखद है कि वो मौत के मुंह में चले गए। कांग्रेस मेडिकल किट बांट रही थी, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांट रहे थे, जिस समय आप अपने अपने घरों में छिपे हुए बैठे थे। हम सड़कों पर थे और हमारे सेवाकार को रोकने के लिए आपने 59 मुकदमे तो अकेले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पर किए। आपने 1 लाख से ज्यादा मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराए। ये इस बात की गवाही है कि आप सेवा कर नहीं सकते थे और दूसरे को सेवा करने से रोकने के लिए आप कानून का दुरुपयोग कर रहे थे। ये है आपकी सच्चाई, ये है आपकी हकीकत। ये झूठी नहीं, सच्ची बात है। ये सच्ची बात है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेसियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का काम लखनऊ की राजधानी में किया। और गरीबी का उपहास उड़ाते हो, गरीबी का उपहास उड़ा रहे हो, निःशुल्क राशन वितरण का श्रेय ले रहे हो और वहाँ ठुमके लगवा रहे हो। यही है भारत की सभ्यता और संस्कृति। आप गरीबी का उपहास उड़ा रहे हो। आपने कहा, भाजपा ने कहा, अरे निर्लज्जता कहाँ से लाते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, 2014 में देश आजाद हुआ, लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे आपने डाला। बिल्कुल बिल्कुल, अनाज मिलना चाहिए, गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, लेकिन उनका फोटो खिंचवाना, उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कुछ देना है तो आराम से दो। पूरे देश की जनता भाव में चली गई। ये दुर्भाग्य है कि आरएसएस जैसा संगठन, गोडसे और सावरकर की औलादें और धर्म के नाम पर धार्मिक आस्थाओं का आपने दोहन और शोषण किया। क्या रोल है आपका, क्या चरित्र है आपका? बलात्कारियों को आप बचाएंगे? महंगाई पर बात करो तो धार्मिक आस्था, बेरोजगारी पर बात करो तो आप धार्मिक आस्था की बात करते हो। आप चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाते हो तो आप धार्मिक आस्था की बात करते हो। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। ये महंगाई कहाँ से आ गई? सवालों का जवाब दीजिए। देश सवाल पूछ रहा है, देश जवाब चाहता है, योगी जी से जवाब चाहता है। अगर हम सवाल करें सरकार से तो कालू कुत्ते
मुद्दे पर बहस होगी टीवी में, गोदी मीडिया कराएगा। अगर हम सवाल करेंगे तो गुल्लू कुत्ते पर डिबेट कराई जाएगी। ये है लोकतंत्र, ये है आपकी सभ्यता और संस्कृति। लोकतंत्र का नाश किया है, लोकतंत्र की गर्दन को मरोड़ने का जो काम कर रहे हो, ये काम उत्तर प्रदेश में अब नहीं होने पाएगा, भविष्य में देश में भी नहीं होने पाएगा। कहां से निकल रहा है वो हमें भी पता है और दर्शकों को भी पता है जावेद भाई। वो तो पेगासी गौरव भाई, पेगासस ने साबित कर दिया कि आपको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं, आपको अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों पर भरोसा नहीं। आपने पूर्व में भी ब्लैकमेलिंग करके तमाम बड़े विवादों को शांत कराने का काम किया है। मोहम्मद खुलवाई, चलिए अरविंद जी, देश जानता है। अरविंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रहा है। जी अरविंद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ पे आधारित इनकी नीतियां, झूठ पे आधारित इनकी सरकार, झूठ पे आधारित इनका कार्य, ये सत्य है जो मैंने कहा है। उत्तर प्रदेश की आवाम तो इनको ढूंढ रही है, और खास तौर से जिस तरीके से इन लोगों ने प्लान किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुजरातियों से लुटवाने का, उस लुटवाने में अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भागीदारी होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता को इन लोगों ने लूटने का जो प्लान बनाया है, उत्तर प्रदेश की आवाम अब सब कुछ जान गई है। उत्तर प्रदेश की आवाम को ये पता है कि मुख्यमंत्री भले ही उत्तराखंड से हो, लेकिन राज्यपाल महोदय गुजरात से आएंगे। जो भी होगा सब गुजरात से तय होगा। अब जो भी चीजें देश लोकतंत्र है, सब हमारा गुजरात पूरा से देश होगा। एक है, कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, कहीं कोई भी आ जा सकता है, इसमें क्षेत्रीयता से क्या संबंध है? दिनेश जी लोकतंत्र इन लोगों ने बचने दिया है। अगर ये सब सुविधाएं उत्तर प्रदेश को मिल रही है तो राज्यपाल गुजरात से आए या फिर केरल से आए, उत्तर प्रदेश वासियों को मंजूर है ये बात। आपको क्यों परेशानी हो रही है? यदि उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर आता है तो ऐसा राज्यपाल, ऐसा मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से और गुजरात से आता है, स्वागत है उसका। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत है जिनके आने से काशी में 40,000 करोड़ की योजनाएं लागू हो जाती है। आपको किस बात की परेशानी है? आपको उत्तर प्रदेश का होने पर आपको गर्व होना चाहिए कि वहाँ के नेता आपको लानत कर रहा है। आपने अपना विकास नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने ऐसे नेताओं को किया है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और ये गुंडई आपने समानांतर अपराध की सत्ता चलाई, माफियाओं का समानांतर राज स्थापित कर दिया। इनसे पहले आज विकास का राज्य स्थापित हो रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। आपको देश के अंदर में ही भेद दिखाई दे रहा है। जब कश्मीर से हिंदू पलायित हो रहे थे, जब कश्मीर से ब्राह्मणों को मार करके भगाया जा रहा था, उस समय कहा गया था क्षेत्रवाद, क्यों नहीं आपने आवाज उठाया? आप दोगली बात करते हैं। गुजरात के लोग क्या विदेश के हैं? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग हैं। गुजरात के लोगों का अत्याचार हो रहा था और वो आपके समर्थन से चल रही थी, और जिसने जहाँ से अत्याचार की शुरुआत हुई थी उस सरकार के खिलाफ आप नहीं बोले थे, आपके समर्थन से चल रही थी जनता दल की सरकार। जब कश्मीर में ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू हुआ, ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हुआ, लेकिन सरकार आप चला रहे थे, विश्वास प्रताप सिंह की सरकार आपके बल पर चल रही थी, कांग्रेस के बल पर नहीं चल रही थी। आप ब्राह्मणों पर आपके समर्थन से चलने वाली सरकार के कार्यकाल में अत्याचार हुआ, उनका नरसंहार हुआ, मंदिरों का ध्वंस हुआ, ये सब आपने करवाया और चुपचाप मौन समर्थन देते रहे। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में आपने देश को सामने नहीं रखा। आपकी देशभक्ति तो 1989 में सामने आ चुकी है कि रूबिया साइड के अपहरणकर्ताओं को क्यों कंधार कौन ले गया था, कंधार कौन ले गया था? अरे आपके हर प्रकार का जवाब दूंगा। कंधार कौन ले गया था आतंकवादियों को? मसूद अजहर को सरकार ले गई थी, मसूद
14 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चलिए। पाकिस्तान के हवाले किया था अफगानिस्तान के बाद। इसी मोदी जी की सरकार में पठानकोट हमला कराने वाली ISI को जांच के लिए आपने बुलाया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसने हमारे देश के अंदर हमला कराया जिस एजेंसी ने, उसी को जांच के लिए आमंत्रित किया। आपकी देशभक्ति चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए। तो दिल्ली में अब लखनऊ की तैयारी की जा रही है और जो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, रूपरेखा तैयार है। अब देखना यह है कि कितना रंग ये मेहनत बीजेपी की लाएगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, क्या क्या रंग इसमें से निकलेंगे वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।